नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर बीते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं अवाम के मुश्किलात। मुश्किलों के भंवर में गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया और बुलेट को बैलेट का करारा जवाब। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की बेटी भी डीडीसी इंतखाबी मुहिम में हुई शरीक। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी और एहसास महरूमी किसी से भी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तान के तमाम दावों के बरक्स आज भी यहाँ के अवाम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तो दूर की बात, यहाँ के अवाम को इन सूरत हाल में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसी में शुक्र मनाया जाता है। तो क्या अहम वजूहात हैं यहाँ के अवाम के मसाइल के, और आखिर क्यों इनकी मुश्किलात का आज तक अजाला नहीं हो सका है? इसे जानने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और यहाँ के अवाम आज भी अपने असली और इंसानी हुकूक के लिए तरस रहे हैं। रोजी रोटी, तालीम, सेहत के लिए हर रोज़ जद्दोजहद करने वाले अवाम एक ऐसे खित्ते के बाशिंदे हैं जहां पाकिस्तान ने 1947 से गैर आइनी तौर पर कब्जा जमाया हुआ है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से लड़ते यहाँ के बेशतर अवाम की आंखों में वज़रा, काबीना और वज़ीर आज़म जैसे सियासी अल्फाज के नाम पर धूल झोंका जाता रहा है, जबकि यही लोग इस खित्ते के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह हैं। ना ये दुकानें होंगी, ना ये फारूक हैदर होगा, ना ये नाम नहाद असम्बली होगी, ना ये पाकिस्तान की फौज होगी, ना ये पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा, ना पहाड़ होंगे, सब दुनिया मिट चुकी होगी, मगर इंशाअल्लाह हम जो बयानियां दे रहे हैं ये बयानियां बाकी रहेगा। पाकिस्तान, जिसने यहाँ बरसों से गैर आइनी कब्जा जमाए रखा है, आज तक इन्हें सियासी, सामाजी और मुआशी हुकूक से महरूम कर रखा है। जब अवाम अपने हुकूक की मांग करते हैं, एहतजाजी मुजाहिरे करते हैं, तो बिना फरियाद सुने उन्हें बंदूक और लाठियों के जोर पर दबाने की कोशिश की जाती है। हैरानी तो तब होती है कि जब पाकिस्तान के जरिए यहाँ मुसल्लत किए गए अफसरान भी मुजफ्फराबाद की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफदारी करते नजर आते हैं। आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात ही छोड़ दीजिए, छोटे अफसरान और मुलाजिम भी अक्सर पाकिस्तान से वफादारी करते नजर आते हैं। जब आज़ादी की तहरीक चली तो लोग अपनी मुलाजमतें छोड़कर उसमें शामिल हो गए थे। ये शायद दुनिया का वाहिद खिता है कि जिसका मुलाजम भी जो है वो इस धरती का खाने के बावजूद वफादारी जो है वो काबजीन की करता है। तो ये काबिल शर्म बात है, ये इनको शर्म आनी चाहिए असूली तौर पे। ये जो लोगों ने इनके बारे में कहा है, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलों का अजाला हो तो कैसे? यहाँ गुर्बत, नाख्वानदगी, बेरोजगारी तो अहम मसला है। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान अपने यहाँ बनाई और पैदा की हुई चीज़ों, जिसमें अशियाई खुर्दनी भी शामिल है, उन्हें मुजफ्फराबाद में मनचाही कीमतों पर बेचता है। ऐसे मशनूआत ज़्यादातर अवाम की पहुँच से बाहर होते हैं, तो फिर इसके खिलाफ अगर बेइत्मीनानी पैदा होती है तो हैरानी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से पूरे खित्ते के अवाम में गहरी मायूसी है। हमारा एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे ज्यादा मायूसी खुद फैलाते हैं। मतलब अभी कोई फैसला नहीं हुआ तो शुरू हो जाते हैं कि जी हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, और तकसीम हो गया, और फना हो गया, और फलान हो गया, और सब कुछ खत्म हो गया। ये नजर सबको आ रहा होता है, लेकिन बैसियत कौम ये हमारा शेवा नहीं है। जिसके घर में आग लगती है वो बाहर खड़ा होकर वावेला नहीं करता है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, वो अपने घर को बचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की आंखों पर पर्दा डालने के लिए
यहाँ न सिर्फ जमहूरी अल्फाज का हेर फेर किया गया, बल्कि मुख्तलिफ हरबों के जरिए आवाम के बीच फूट डालने की कवायद भी जारी रही। नतीजतन मसाइल से जूझने वाले आवाम के बीच कभी इत्तेहाद नहीं रहा। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को यहाँ बसाकर मकामी आवाम के वसाइल में सेंध लगाने की कवायद जारी रखी हुई है। ऐसे में अगर यहाँ के माहौल में दम घुटने लगे और बेइत्मीनानी पनपे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर किरदार अच्छा देकर जाते तो बड़े बड़े आजाद कश्मीर के वजीर आजम और सदर हमने बड़े नाम सुने। आजकल उनके मोहल्ले में नहीं बल्कि उनके बरामदे में भी 10 लोग बैठकर बरसी नहीं बनाते। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उन्होंने टूटी, खंबे, वजीफे और अपनी बच्चा नौकरी, पालश मालश और अपनी वजारत, अपनी लोकल झंडी, घर का बरामदा पक्का, मकान पे टीन, इस पर बिक जाया करते थे। कुदरती मदनियात और दरिया से भरपूर इस खित्ते के अवाम के साथ ऐसा सलूक सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि यहाँ के अवाम फले फूले और सेहतमंद रहें, क्योंकि ऐसा होने से वो अपने हक की गुहार लगाएंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे। नतीजे में पाकिस्तान की नीयत का पर्दाफाश होगा। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान से भी बदतर सूरत हाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की है। वैसे ये बात भी सही है कि जब पाकिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों का ही ख्याल नहीं रख पा रही है, तब भला वो अपने कब्जे वाले खित्ते के आवाम का ख्याल कैसे रख सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की बदहाल जिंदगी का जायजा लेने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से ख्वातीन की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। नतीजतन आज ख्वातीन न सिर्फ हर शोबों में आगे आ रही हैं, बल्कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बनकर तरक्की याफ्ता मुआशरे की नई सोच को सबके सामने ला रही हैं। हालिया दिनों पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पली बड़ी सोमिया सदाफ जिला कुपवाड़ा के दुर्गमुला ब्लॉक से आज़ाद उम्मीदवार बनकर डीडीसी इंतखाबात में शरीक हुई। क्या है कश्मीर की इस बेटी की दास्तान, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पहली बार मुनक्किद हो रहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात की धूम मची हुई है। इस जमहूरी अमल में मुआशरे का हर शख्स अपना वोट डालने के हक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मर्दों के अलावा खवातीन भी शामिल हो रही हैं। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि इन इलेक्शंस में खवातीन न सिर्फ अपने वोट देने का हक इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि इसमें बतौर उम्मीदवार भी शिरकत कर रही हैं। इन खवातीन उम्मीदवारों में से एक नाम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सोमिया सदफ का भी है, जो साल 2010 में मरकजी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत अपने शौहर के साथ जम्मू कश्मीर आ गई थीं और अब जिला कुपवाड़ा के दुर्गमुला ब्लॉक से अपने इंतखाबी निशान लैपटॉप के साथ बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। तो जब इंसान एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह आता है तो फिर मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी स्टार्ट करनी होती है वो बहुत टफ होती है। तो उस वक़्त हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। तो फिर मुझे गवर्नमेंट का यहाँ प्रोग्राम एक चल रहा है JKSRLM उम्मीद उसे कहते हैं, तो वो मुझे मंच एक मिला जहाँ से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की दोबारा से नए सिरे से शुरुआत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोगों ने तरक्की की, मेहनत की, काम किया, लेकिन तरक्की भी हुई। तो उसी में जब हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वहीं मुझे मशवरा दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ो, तो फिर मैं सामने आई। पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके दहशत गर्दी के सियाह अंधेरे में धकेल दिया जाए।
اس سمت نے بڑی تعداد میں معصوم نوجوانوں کو پاکستان اپنی گھناؤنی سازشوں کا شکار بناتا آیا ہے، لیکن گمراہ کن نوجوانوں کو واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے ری ہیبلیٹیشن پالیسی پر کام کیا جا رہا ہے، جس کا فائدہ عبد المجید بٹ اور ان کی اہلیہ سومیہ صدف کو بھی ملا۔ سال 2010 میں وہ مظفر آباد سے جموں کشمیر آ گئے اور اب سومیہ اپنے آس پاس کی خواتین کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خاص تو میرے لیے یہی ہوگا کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ لوگ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندے کو گورنمنٹ جاب ملے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ لگا کے کاروبار کریں، اپنا بزنس کریں اور اس کی جو ہے تو اپنے علاقے کی ترقی کی طرف تو گامزن رہیں۔ جموں کشمیر میں قائم جمہوری نظام اور اس میں لوگوں کی حصہ داری کو دیکھتے ہوئے سومیہ مقامی لوگوں کی مدد کے لیے ذمہ داری بھرا کام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے ایسے جذبے سے آس پاس کے لوگ بھی کافی متاثر ہیں۔ سومیہ صدف کی DDC انتخابات میں شمولیت جموں کشمیر میں قائم جمہوری نظام پر مقامی عوام کے مضبوط ہوتے بھروسے کو واضح کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان حامی علیحدگی پسند عناصر کو یہ معقول جواب ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ امن کے ساتھ رہنے والے ترقی پسند لوگ ہیں۔ کہ ہر کسی طبقے سے، ہر کسی پیشے سے، شعبے سے جو لوگ ہیں وہ DDC انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور خاص کر ہم بات کریں جو پاکستانی وائیوز ہے جو کپوارہ سے مطلب جو ملیٹنٹس کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، جو یہاں پہ جن کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، تو وہ بھی اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں، جو کہ خوش آئند قدم ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے جو یہاں پر ہماری اس جنت کو، اس کا ماحول خراب کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ کشمیری لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا ان DDC انتخابات میں حصہ لے کے، اور کشمیری لوگ ہمیشہ ہی پیس چاہتے تھے اور اب ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ برسا برس سے پاکستان دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے دوہری حکمت عملی پر کام کرتا آیا ہے۔ پاکستان ایک طرف تو جموں کشمیر میں دراندازی اور جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزیوں کو انجام دے کر یہاں کے امن اور ترقی کے ماحول کو متاثر کرتا رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب کشمیری نوجوانوں کو ورغلا کر ہاتھوں میں بندوق اور پتھر تھما رہا ہے۔ ان کے مستقبل کو دہشت گردی کے سیاہ اندھیرے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہی صحیح سومیہ اور عبد المجید جیسے دیگر افراد پاکستان کے گھناؤنے چہرے سے واقف ہو چلے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں گلگت بلتستان کے 2 طلباء کو نشے میں گاڑی چلا رہے شخص نے ٹکر مار دی۔ اس میں ایک طالب علم کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ اس بیچ پاکستانی پنجاب کی پولیس ملزم کو بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ سید علی بیگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ صحافی تنویر احمد کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے میرپور سینٹرل جیل میں قید کیا گیا ہے اور انہیں فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان آدھے سے زیادہ پاکستان کو پانی دستیاب کرتا آیا ہے۔ اس کے باوجود موسم سرما کے دوران مقامی عوام کو پانی کی تلاش میں میلوں تک جانا پڑتا ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ پانی سے متعلق بیماریوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہے۔ DIPR JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر نے منسٹری آف کلچر کے سیکریٹری راگھویندر سنگھ کے ساتھ مبارک منڈی کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے مرمتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مرکز کی اور سے اعلیٰ درجے کے ماہرین کی ٹیم جلد ہی یہاں کا دورہ کرے گی اور جدید کاری کا کام کرے گی۔ جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سیکریٹریٹ میں جموں اور شری نگر شہروں میں لائٹ میٹرو ریل پروجیکٹ میٹنگ کی سربراہی کی۔ کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع ادھمپور کے اردو زبان کے قلمکار شاعر اور تنقید نگار بلراج بخشی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں یہ ایوارڈ اردو کو فروغ دینے کے لیے دیا گیا۔ گلگت بلتستان کی عدلیہ مشکلوں کے بھنور میں ہے۔
हुकूमत की तरह ही यहाँ अदलिया भी आज़ाद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आला ओहदों पर मुंतखब होने वाले जज या वकला पाकिस्तानी लीडरान की मर्जी से बनते हैं। काबिलियत होने के बावजूद यहाँ के मकामी लोगों को कभी भी आला ओहदों पर नहीं बैठाया जाता। आला ओहदों पर मकामी लोगों के बदले पाकिस्तान के दूसरे सूबों से आए लोगों को तवज्जो दी जाती रही है, जो नाअहल लेकिन फर्माबरदार होते हैं। मकामी जजों के तई हुकूमत की इस बेरुखी पर नाराज गिलगित बल्तिस्तान के वकला बिरादरी हमेशा से सवाल उठाते आए हैं और एक बार फिर से ये चर्चा आम है कि आखिर यहाँ की अदालतें इस्लामाबाद के हुक्म पर क्यों काम करती हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में वकला और मकामी जजों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार किया जाना आम बात है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी बाशिंदे को आज तक चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इनके साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। यहाँ पहली बार तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की हुकूमत बनने के बावजूद हालात में कोई तब्दीली होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इस वजह से मकामी वकला और जजों में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि जज खुलकर मीडिया में बयानबाजी नहीं कर सकते, लेकिन वकला के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए वो खुलकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आज तक यहाँ की 20 लाख की आबादी में पाकिस्तान को एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे अदलिया का सबसे आला ओहदा दिया जा सके। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो गिलगित बल्तिस्तान की एपेक्स कोर्ट है और सबसे बड़ी कोर्ट है, उसमें लाके चीफ जज तैनात किया जाता है, जिस पे हमारे बार का जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस किस्म की जो है तैनातियाँ जो हैं न की जाएं। इस्लामाबाद में कोई भी हुक्मरान बैठे, चाहे वो फौजी हो या फिर जमहूरी, जरदारी की हो या फिर नवाज की या फिर इमरान खान की, इन सभी को ये डर रहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी जज ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए तकलीफ देह साबित हो सकते हैं। अगर किसी जज ने इस इलाके से पाकिस्तानी फौज को बाहर करने का फरमान सुना दिया तो भला तब क्या होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने से बचता है और मकामी अदलिया में पाकिस्तान के किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज को यहाँ भेज दिया जाता है। हालांकि इसके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के वकला बिरादरी की जानिब से एहतजाज भी किए गए, पर इनकी आवाज़ को हमेशा अनसुना किया जाता रहा। हमने वकला के नुमाइंदों ने इस मौजूदा इनकम्बेंट जो चीफ जज है उनसे बाकायदा डिटेल हमारी बहस हुई है, मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि मैं बाहर से गिलगित बल्तिस्तान के बाहर से किसी को भी नहीं लगाऊंगा, मुकामी अहल लोगों में से मैं जो लोग भर्ती करूंगा। लेकिन इसके बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद, कमिटमेंट के बावजूद बेशुमार लोगों को बाहर से मुख्तलिफ सर्कल के जनाब सिफारिशों पे बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री पूरे किए बगैर लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में सिर्फ जज ही पाकिस्तान की मर्जी से नहीं भर्ती होते, बल्कि यहाँ की छोटी बड़ी तमाम तकरूरी में भी इस्लामाबाद की मर्जी चलती है। जजों के अलावा तमाम आला ओहदों पर भी लोग पाकिस्तान से सिफारिश लेकर आते हैं और उन्हें वहीं से अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसे में ये सभी पाकिस्तान के इशारे पर ही फैसले लेते हैं। इससे मकामी लोगों को नाउम्मीदी होती है तो होती रहे, इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं और आखिरकार वही होता है जो उनकी मर्जी होती है। अदालत के मनमाने फैसलों के बावजूद कोई इसकी शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तौहीन अदालत करार दिया जा सकता है, जिसके लिए अलग से सजा भुगतनी होगी। स्पेसिफिकली वकला के हवाले से बात करूं तो प्रोसिक्यूशन के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी पोस्टें जो हैं वकला के लिए मुख्तस हैं, लेकिन वहाँ भी मेरिट पे भर्तियाँ नहीं हो सकी और जो मुलाजमतें हैं वहाँ पे जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं
وہ کنٹریکٹس کی بنیاد پہ اپنے جو عزیز اقارب یا جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو تعینات کرتے ہیں۔ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जिस तरह से मकामी वकला और जजों को दरकिनार करके सिर्फ पाकिस्तानी जजों को तकर्रुर किया जाता है, उससे पूरा का पूरा अदालती निज़ाम तहस नहस होकर रह गया है। साजिशन गिलगित बल्तिस्तान में जानबूझकर अदालत को कमज़ोर किया गया है। जैसे यहाँ पर असेंबली को गिने चुने इख्तियार दिए गए हैं, यहाँ काम करने वाले अफसरों को नाम मात्र के हुकूक हासिल हैं, उसी तरह की हालत अदलिया की भी बना दी गई है। एक अनोखे निज़ाम के तहत यहाँ लोअर कोर्ट में जजों की तकरूरी कॉन्ट्रैक्ट की तर्ज पर होती है। ऐसे में जजों पर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बेदखली की तलवार लटकी रहती है। तो भला इन हालात में किसी तरह के दबाव को दरकिनार करके वो फैसला कैसे सुना सकते हैं? कंट्रैक्ट के बुनियादों पे जो जजेस भर्तियाँ की जा रही हैं, ये तो सबसे पहले एक वायलेशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायलेशन है। इस बारे में गवर्नर्स आर्डर के अंदर भी तरमीम की ज़रूरत है और तरमीम करके जो है वो वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे जजेस अपॉइंट किए जाएं और मकामी जजेस को तरजीह दी जाए ताकि यहाँ के जजेस के साथ हक तलफी ना हो, क्योंकि हमारे मकामी जजेस जो हैं वो किसी तौर भी अहलियत में किसी से कम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान पर थोपी गई हुकूमत और इंतजामिया तो पहले से ही आवाम का जीना मुहाल किए हुए हैं। ऐसे में अदालत भी उनकी मुश्किलें हल करने की बजाय उनमें इजाफा ही कर रही है। अदालत के नाम पर पाकिस्तान ने इस इलाके के साथ भद्दा मजाक किया है, एक फॉर्मेलिटी की है जिससे कि सारी दुनिया को ये लगे कि यहाँ पर अदालत का निज़ाम है, लेकिन हकीकत में इस अदालत की हैसियत पाकिस्तान की एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। अदालतें बनाने से क्या होगा अगर उसमें बैठे जज पाकिस्तान से वाबस्तगी रखते हों? ऐसे में तो आवाम को यही महसूस होता है कि उन्हें मजीद दीवार से लगाने के लिए पाकिस्तान ने एक और साजिश रच दी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ पाने की आस में भटकते अवाम और परेशान हाल वकला की तकलीफों को जानने के बाद एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मुआशरे के आखिरी फर्द तक इंसाफ पहुँचाने के लिए अदालती निज़ाम संजीदगी से मसरूफ़ है। यहाँ बात सिर्फ अवाम को इंसाफ की दस्तयाबी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इंसाफ हासिल करने के साथ साथ फरीकैन के वक्त और पैसे की भी बचत हो सके। इस सिमत में नेशनल लोक अदालतें अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में नेशनल लोक अदालतों का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना के दौरान भी लोगों की बड़ी तादाद में छोटे बड़े मुकदमों को मौके पर आपसी रजामंदी से सुलझाया गया। ये है जिला पुंछ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहां हालिया दिनों नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इसमें लोगों के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, बिजली और पानी के बिलों में गड़बड़ियां और छोटे बड़े मामलों को मौके पर ही सुलझाया गया। इस मौके पर जुडिशियल ऑफिसर्स, जिला सतह के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अफसरान, बैंक्स और इंश्योरेंस के नुमाइंदे और दीगर मुताल्लिका लोगों ने शिरकत की। काबिल गौर है कि लॉकडाउन खुलने के बाद पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नेशनल लोक अदालतें लगाई गईं, जो लोगों को फौरी इंसाफ दिलाने में काफी मददगार साबित हुईं। The purpose of the Lok Adalat is to settle the cases amicably between the parties, so that both the parties get into such a situation, a win-win situation. Nobody is either a defeated or a winner. चंद साल कब्ल तक लोग छोटे बड़े मामलों को सुलझाने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में अपना वक्त ज़ाया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में इंतज़ामिया की जानिब से नेशनल लोक अदालतों के कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद होने से लोगों को सहूलत हो रही है। ऐसी अदालतों की वजह से लोगों के केसेस कम वक्त में आपसी रजामंदी से निपटाए जा रहे हैं। इसके सबब ऐसे कोर्ट्स में दिए गए फैसले दोनों फरीकों के लिए फतह हासिल करना जैसा होता है। अदालतों में तेजी से किए गए फैसलों से मुकामी लोग काफी मुतमईन दिखाई दिए।
किसी का 8 और 10 साल हो गए कोर्ट में फ़ैसला जो है वो नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे ऑन द स्पॉट फ़ैसला हो जाता है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है गरीब लोगों को, खासकर जो पिछड़े हुए गांव से लोग आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो अगर कंटिन्यू हेयरिंग चलती रहती है उस पर पहुँच नहीं सकते। अब इस पे लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि वो टाइम निकाल के लोक अदालत में पहुँचते हैं तो उनका फ़ैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोक अदालत जो है हर मंथ होनी चाहिए। इसकी वजह से गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों इलाकों में तकरीबन 47.70 करोड़ रुपए के 4,628 केसों को नेशनल लोक अदालतों में सुलझाया गया। बात अगर कश्मीर डिवीज़न की करें तो यहाँ 10 बेंचों की अदालतों में कुल 3,374 मुकदमात में से 2,229 मुकदमों को निपटाया गया। श्रीनगर की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से मुख्तलिफ सड़क हादसों में तकरीबन 1,07,75,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। मुख्तलिफ मुकदमों में तकरीबन 1,73,37,300 रुपए तस्फिये की रकम के तौर पर दिए गए। 4,36,050 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह जम्मू शहर में भी 360 मुकदमात में से तकरीबन 234 केसेस पर फैसले सादिर किए गए और कुल 36.41 करोड़ रुपए का तस्फिया किया गया। ये जो लोक अदालत लगी है इससे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो जो काफ़ी पुराने पेंडिंग केस होते हैं वो यहाँ सॉल्व होते हैं और मौके पर ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इससे गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ये हर महीने में एक लोक अदालत होनी चाहिए। आज की मसरूफियत भरी जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अदालती कामकाज में भी मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इंसाफ फराहम कराने के लिए मुख्तलिफ तरह की अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसमें ऐसी नेशनल लोक अदालतें न सिर्फ इंसाफ पाने वालों की भीड़ को कम कर रही हैं बल्कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को मुकम्मल और साफ व शफाफ तरीके से निपटा भी रही हैं। लिहाजा नेशनल लोक अदालत पर आवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है और शायद यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में ऐसी अदालतों का रुख कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस